वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। आज की इस क्लास में हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का लेसन नंबर 11 परफेक्ट कंपटीशन का अंतिम पार्ट है, उसको आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर के पिछली दो क्लासों में, दो वीडियो में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट को कवर किया था और आज की इस क्लास में इस चैप्टर का जो अंतिम पार्ट है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट क्या होता है, उसके कौन कौन से फीचर्स होते हैं, उसको आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की बात करें, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का क्या मीनिंग होता है, उसकी क्या डेफिनेशन होती है, तो मीनिंग और डेफिनेशन को समझने से पहले मैं आपको इस मार्केट के जो फीचर्स हैं, कंडीशंस हैं, मतलब परफेक्ट कंपटीशन मार्केट हम किसे कहेंगे, ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी कंडीशंस होने चाहिए, कौन कौन से इसके फीचर्स होने चाहिए, उनको हम सबसे पहले देखेंगे। उसके बाद में इसका जो मीनिंग है या परफेक्ट कंपटीशन मार्केट क्या है, जो आपको मीनिंग दे रखा है आपकी बुक में, उसको हम बाद में देखेंगे। तो शुरुआत जो हम करेंगे परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की, वो हम करेंगे इसमें कौन कौन से फीचर्स होते हैं, और फिर इसके बाद में आपको मैं जो ये आपकी बुक में जो पहले दे रखा है उसको मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा। तो देखिए, सबसे पहले फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन की बात करें तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के लिए क्या जरूरी, कौन सी कंडीशन होनी चाहिए, तो फर्स्ट कंडीशन हमारी है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट जो है वो कब कहा जाएगा, जब किसी प्रोडक्ट के जो सेलर हैं, बेचने वाली जो फर्म्स हैं, या उनको परचेज करने वाले जो बायर्स हैं, कंज्यूमर हैं, वो कितने होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के लिए क्या जरूरी है, किसी प्रोडक्ट के सेलर और बायर्स क्या होते हैं, लार्ज नंबर में होते हैं। और लार्ज नंबर में होने का मतलब क्या हो गया कि कोई भी इंडिविजुअल फर्म, कोई एक पर्टिकुलर फर्म या कोई एक इंडिविजुअल बायर या कंज्यूमर उस प्रोडक्ट की मार्केट प्राइस को एक तरह से इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है। आउटपुट, जो टोटल आउटपुट है या उस प्रोडक्ट की जो मार्केट प्राइस है, उस पर कोई एक पर्टिकुलर फर्म या जो इंडिविजुअल फर्म या कंज्यूमर है, बायर है, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि मार्केट में बहुत सारी फर्में हैं, अगर कुछ फर्में मार्केट को छोड़ के अगर चली जाए तो भी टोटल आउटपुट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और मार्केट में अगर कुछ नई फर्में एंटर करती हैं तो ऐसी कंडीशन में भी टोटल आउट के ऊपर कोई, टोटल जो आउटपुट है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसी तरीके से मार्केट में उस प्रोडक्ट को खरीदने वाले जो बायर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, वो भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो कुछ लोग अगर उस प्रोडक्ट को परचेज नहीं करते हैं तो भी मार्केट के ऊपर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं कि फर्म जो है वो प्रोडक्शन करना बंद कर देंगे कि कुछ लोग उसको परचेज नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ जो बायर्स वो क्या होते हैं, लार्ज नंबर में होते हैं। तो कोई इंडिविजुअल फर्म या इंडिविजुअल बायर जो होता है वो मार्केट को प्रभावित नहीं कर सकता है, ठीक है। ये इसकी फर्स्ट कंडीशन है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है उसमें किसी एक प्रोडक्ट के जो सेलर हैं और बायर हैं वो क्या होते हैं, लार्ज नंबर में होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। कोई भी इंडिविजुअल फर्म या बायर जो है, सेलर है, वो मार्केट को प्रभावित नहीं कर सकता है। दूसरी जो इसका फीचर वो क्या है, होमोजीनियस प्रोडक्ट, ठीक है। इसमें जो सेलर हैं वो जो भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, ठीक है, वो एक तरह से क्या होता है, आइडेंटिकल होता है। और आइडेंटिकल को एक तरह से क्या कहेंगे हम, होमोजीनियस। जैसे अगर हम कहें कि मार्केट में दो फर्में हैं, ए एंड बी, ऐसी बहुत सारी फर्में हैं, ठीक है, लेकिन हम बात कर रहे हैं किसी एक प्रोडक्ट की। टेलीविज़न बनाने वाली जितनी भी फर्म्स है, जितने भी सेलर्स हैं, तो वो जो टेलीविज़न बना रहे हैं वो सब एक जैसा बना रहे हैं, ठीक है। मतलब देखो, सेलर्स कितने हैं, बहुत ज़्यादा हैं टीवी बनाने वाले। जैसे हमने एग्जांपल ले लिया कि एक प्रोडक्ट है आपका टेलीविज़न, तो टेलीविज़न बनाने वाली मार्केट में जितनी भी फर्म्स हैं, जो भी टेलीविज़न बना रही हैं, उन सभी का जो प्रोडक्ट है वो क्या होता है, होमोजीनियस होता है, एक जैसा होता है, आइडेंटिकल होता है। ए फर्म, बी फर्म, सी फर्म, डी फर्म और भी फर्में हैं जो सब अगर टेलीविज़न बना रही हैं, तो ये जो टेलीविज़न है
उसकी क्वालिटी की आप बात कर लो, इसका कलर की बात कर लो, इसकी शेप की बात कर लो, साइज की बात कर लो, सब में एक तरह से क्या होता है, आइडेंटिकल होता है, होमोजीनियस होता है। मतलब ए फर्म जैसा टेलीविजन बना रही है, बी फर्म, सी फर्म, डी फर्म या और जितनी भी फर्में हैं टेलीविजन बनाने वाली, उन सब का जो प्रोडक्ट है, ठीक है, जो प्रोडक्ट है वो कैसा है, होमोजीनियस है, आइडेंटिकल है। ठीक है, तो इसमें जो प्रोडक्ट होता है वो कैसा होता है, होमोजीनियस होता है, आइडेंटिकल होता है। ठीक है, होमोजीनियस आइडेंटिकल का मतलब क्या हो गया, उसके कलर की आप बात कर लो, उसकी शेप की बात कर लो, उसकी साइज की बात कर लो, डिजाइन की बात कर लो, या उसकी पैकिंग की आप बात कर लो, ट्रेडमार्क की बात कर लो, सभी में एक जैसा होता है। ठीक है, और सिमिलर होता है, होमोजेनियस होता है, इसलिए क्या होता है, पूरे मार्केट में उसकी जो प्राइस होती हैं वो भी क्या होती हैं, एक जैसी होती हैं। और साथ ही साथ सभी फर्में जो प्रोडक्ट बना रही हैं वो एक जैसा है, आइडेंटिकल है, होमोजीनियस है। तो हम कह सकते हैं कि जो प्रोडक्ट है वो एक तरह से क्या होता है, एक दूसरे का परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होता है। और जो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो क्या होती है, जीरो होती है। क्यों, क्योंकि सारी फर्म का जो प्रोडक्ट है, जितनी भी फर्में उस चीज को बना रही हैं वो आइडेंटिकल है, एक दूसरे का परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होता है। तो ये इसकी सेकंड फीचर हो गया कि जो प्रोडक्ट है वो कैसा होता है, होमोजीनियस होता है। फिर तीसरे फीचर की अगर हम बात कर रहे हैं तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के लिए क्या कर जरूरी है, फ्री एंट्री एंड एग्जिट। कि मार्केट में कोई भी नई फर्म अगर आना चाहे तो उसकी एंट्री, और पहले से जो फर्म है अगर वो मार्केट को छोड़ के जाना चाहे तो उनकी एंट्री और एग्जिट एक तरह से क्या होती हैं, फ्री होती हैं। और फर्मों की एंट्री और एग्जिट जो है वो फ्री होने की वजह से क्या होता है, इन फर्मों को लॉन्ग रन में, ठीक है, लॉन्ग पीरियड में क्या होता है, केवल नॉर्मल प्रॉफिट होता है। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। एक फर्म का जो प्रोडक्ट है उसकी एक यूनिट की प्राइस कितनी, एवरेज रेवेन्यू कितनी है, 50 रुपए है, तो एवरेज कॉस्ट जो है वो भी कितनी होगी, 50 रुपीज के इक्वल होगी। इसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट। क्योंकि देखिए अगर शॉर्ट रन में जो फर्म्स है उनको अगर एबनॉर्मल प्रॉफिट होगा तो क्या होगा, मार्केट में जो नई फर्म है उनकी एंट्री होगी, और नई फर्मों की एंट्री होने से क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, जो फर्म्स है उनमें कंपटीशन बढ़ेगा, और जिससे जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा। इसी तरीके से शॉर्ट पीरियड में अगर फर्म को लॉस हो रहा है, हानि हो रही है, तो क्या होगा, जिन फर्मों को लॉस हो रहा है, हानि हो रही है, वो फर्में क्या करेगी, मार्केट को एग्जिट करेगी, मार्केट को वो छोड़ के चली जाएगी। और मार्केट को छोड़ के जाने से क्या होगा, जो आउटपुट है वो कम हो जाएगा, जिससे उसकी प्राइस क्या होगी, बढ़ेगी, और वापस कौन सी कंडीशन आ जाएगी, नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन आ जाएगी। तो जो फर्म्स हैं, ठीक है, उनकी एंट्री और एग्जिट एक तरह से क्या होती हैं, फ्री होती हैं। फ्री मतलब परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में, बाजार में अगर कोई नई फर्म आना चाहे, एंटर करना चाहे तो कर सकती है, पुरानी फर्म जो पहले से हैं वो छोड़ के जाना चाहे तो जा सकती है। एंट्री और एग्जिट एक तरह से क्या होती है, फ्री होती हैं, उनके ऊपर किसी तरीके का कोई बाउंडेशन नहीं होता है, किसी तरह का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है। फिर नेक्स्ट फीचर की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट फीचर जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के लिए जरूरी वो क्या है, परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मार्केट में जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो एक तरह से क्या होते हैं, परफेक्ट मोबाइल होते हैं। ठीक है, परफेक्ट मोबिलिटी का मतलब क्या हो गया, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो एक फर्म को छोड़ के दूसरी फर्म में, या एक इंडस्ट्री को छोड़ के वो दूसरी इंडस्ट्री में जा सकते हैं, एक प्लेस से वो दूसरी प्लेस पे मूव कर सकते हैं, उनके ऊपर किसी तरीके का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है। ठीक है, परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ द फैक्टर का मतलब क्या हो गया, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है, उनकी मोबिलिटी क्या होती है, फ्री होती है, वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर या एक इंडस्ट्री से वो दूसरी इंडस्ट्री में वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। एक अगर जो लेबर है अगर वो आयरन एंड स्टील कंपनी में काम कर रहा है तो वो वहां से छोड़ के, ठीक है, दूसरी कोई इंडस्ट्री है जैसे कि कोल इंडस्ट्री है वहां पे वो जा सकता है, दूसरी जगह माना कि वहां पे क्लॉथ इंडस्ट्री है, कपड़ा बन रहा है, वहां पे वो जा सकता है। तो कहने का मतलब क्या है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में जो फैक्टर्स हैं वो क्या होते हैं, उनमें
उनमें मोबिलिटी होती है, परफेक्ट मोबिलिटी होती है, मतलब एक इंडस्ट्री को छोड़ के वो दूसरी इंडस्ट्री में जा सकते हैं, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर वो जा सकते हैं। कि अगर एक जो वर्कर हैं वो इंडिया में काम कर रहा है, अगर वो चाहें तो वो अमेरिका में अगर काम करना चाहें तो परफेक्ट मोबिलिटी होती है। ठीक है, यहाँ से छोड़ के, इंडिया को छोड़ के वो अमेरिका में जा सकता है, या अमेरिका में वो अगर वो काम कर रहा है तो यहाँ से छोड़ के वो इंडिया आ सकता है। ठीक है, उसकी जो इच्छा होती है वो कर सकता है, मतलब परफेक्ट मोबिलिटी होती है, ऐसा इसमें एज्यूम किया गया है। फिर इसका जो नेक्स्ट फीचर वो क्या है, परफेक्ट नॉलेज ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के लिए क्या जरूरी है, किसी प्रोडक्ट का जो सेलर है या उसको परचेस करने वाले जो बायर हैं उनको मार्केट कंडीशन के बारे में पूरा नॉलेज होता है। ठीक है, मार्केट कंडीशन के बारे में पूरा नॉलेज होने का मतलब क्या हो गया, का एक फर्म या जो सेलर है वो जो प्रोडक्ट बना रहा है वो प्रोडक्ट किस तरीके से बनाएगा, जो उसको खरीदने वाले बायर्स हैं, ठीक है, उनकी क्या प्रेफरेंसेस हैं, उनकी क्या पसंद होती हैं, उनके बारे में उनको परफेक्ट नॉलेज होता है। मतलब जो सेलर्स हैं उनको मार्केट कंडीशन के बारे में परफेक्ट नॉलेज होता है कि जो कंज्यूमर्स हैं उनकी क्या पसंद है, उसी के अनुसार वो क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे। इसी तरीके से जो बायर्स हैं उनको भी मार्केट के बारे में परफेक्ट नॉलेज होता है, इसलिए कोई भी फर्म उन कंज्यूमर से, बायर से ज़्यादा प्राइस चार्ज नहीं कर सकती हैं। क्यों प्राइस चार्ज ज़्यादा नहीं कर सकती हैं, क्योंकि उनको पता है कि मार्केट में उस चीज़ की, जैसे कि टीवी है, उसकी प्राइस कितनी है उसके बारे में बायर्स को परफेक्ट नॉलेज होता है। अब टीवी बनाने वाली जैसी ए फर्म है, बी फर्म है, सी फर्म है, डी फर्म है, तो ऐसा नहीं कि जो डी फर्म है वो उनसे जो भी प्रोडक्ट परचेज करने वाला है उससे वो ज़्यादा पैसे ले लेंगे। क्यों नहीं ले सकते हैं, क्योंकि बायर्स को पता है, क्योंकि उस बायर के जो कंज्यूमर्स हैं उनको पता है कि मार्केट में टीवी की प्राइस क्या है। अगर डी ज़्यादा प्राइस लेगा तो इसी कंडीशन में जो कंज्यूमर्स हैं वो उनसे टीवी को परचेज नहीं करेगा, क्योंकि उनको पता है कि मार्केट में उस प्रोडक्ट की प्राइस कितनी है। ठीक है, तो फिर वो दूसरे से परचेज कर लेगा। तो मार्केट में सेलर्स और बायर्स को परफेक्ट नॉलेज होता है मार्केट कंडीशन के बारे में। फिर इसका जो नेक्स्ट फीचर वो क्या है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की अगर हम बात कर रहे हैं तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में जो सेलर्स हैं, ठीक है, बायर्स हैं, वो एक तरह से क्या होते हैं, एक दूसरे के क्लोजली आसपास एक तरह से सिचुएट होते हैं। ठीक है, वो कहाँ पे होते हैं, मतलब एक फर्म जो है वो मार्केट में होती है, कंज्यूमर जो परचेस करने वाले हैं वो भी उसी मार्केट में होते हैं, और इसीलिए क्या होता है, जो प्रोडक्ट बनाया गया है उसको लाने ले जाने का जो खर्चा है, जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है, वो एक तरह से परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में नहीं होती है। क्लियर हो गया। पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का मतलब क्या हो गया कि जो भी प्रोडक्ट बना है, ठीक है, उसको एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाने का जो खर्चा है वो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में नहीं होता है। क्योंकि जब हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को ऐड कर लेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को ऐड करने से क्या होगा, जो हमारा प्रोडक्ट है वो एक तरह से होमोजेनियस प्रोडक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा होमोजेनियस प्रोडक्ट, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को ऐड करने से उनकी प्राइस क्या होगी, अलग अलग हो जाएगी। जबकि हमने एज्यूम कर लिया है इस मार्केट में कि प्रोडक्ट कैसा है, होमोजेनियस है। होमोजीनियस का मतलब क्या हो गया, उसका कलर, शेप, साइज, ठीक है, सब एक जैसा है, प्राइस भी एक जैसी है। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को ऐड करने से क्या होगा, प्राइस जो होगी वो डिफरेंट हो जाएगी, उसमें अलग हो जाएगी एक तरह से, इसलिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी इसमें नहीं होती है। फिर इसमें एक नेक्स्ट फीचर है, फर्म आर प्राइस टेकर एंड क्वांटिटी एडजस्टर। ठीक है, जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है उसमें फर्म एक तरह से क्या होती है, प्राइस टेकर होती है, मतलब प्राइस को स्वीकार करने वाली होती है और क्वांटिटी को उसके अनुसार वो एडजस्ट करने वाली होती है। मतलब फर्म क्या करती है, प्राइस को एक्सपेक्ट करती है, पूरी इंडस्ट्री, पूरे मार्केट में जो डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस हैं उसके बेसिस पर जो भी प्राइस डिटरमिन होगी, जैसे डिमांड करो आपने पढ़ा होगा फिफ्थ लेसन में, सॉरी थर्ड लेसन में, ठीक है, डिमांड करो जो होता है आपका डाउनवर्ड शेप का होता है इस तरीके से,
और फिफ्थ लेसन आपने पढ़ा होगा सप्लाई वाला, उसमें सप्लाई कर्व का जो शेप होता है वो होता है अपवर्ड स्लोप इस तरीके से। और जहाँ पे डिमांड और सप्लाई इक्वल होती हैं वहाँ पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, ये आपको ध्यान रखना है। जहाँ पे डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई हो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट। और यहाँ पर जो भी प्राइस डिटरमिन होगी वो आपकी क्या होगी, इक्विलिब्रियम प्राइस होगी। तो इक्विलिब्रियम प्राइस जो है कहाँ पे डिटरमिन होती है, जहाँ पे उस प्रोडक्ट की डिमांड और सप्लाई क्या होती है, इक्वल होती है। तो अब देखिए हम इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, मार्केट में उस प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है और उसकी सप्लाई कितनी है। जहां पे मार्केट में प्रोडक्ट की डिमांड और सप्लाई इक्वल हो जाएगी वहां पे क्या होगा, मार्केट प्राइस जो है वो डिटरमिन होगी। ठीक है, मार्केट प्राइस कहां पे डिटरमिन होती है, या इंडस्ट्री में प्राइस कहां पे डिटरमिन होगी, जहां पे उस प्रोडक्ट की डिमांड और सप्लाई क्या होती है, इक्वल होती है। तो मार्केट में जो प्राइस होगी वो कितनी होगी, ओ से लेकर पी प्राइस डिटरमिन होगी। तो ये जो प्राइस डिटरमिन होगी वो मार्केट फोर्सेस डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर होती हैं। और ये जो प्राइस ओपी डिटरमिन हुई है उससे फर्म क्या करेगी, एक्सेप्ट करेगी। मतलब फर्म अपने प्रोडक्ट को किस प्राइस पे बेचेगी, जो प्राइस मार्केट में डिमांड और सप्लाई की बेसिस पर डिटरमिन हुई है। जैसे टीवी की प्राइस कितनी होगी, तो मार्केट में टीवी की डिमांड कितनी है और मार्केट में टीवी की सप्लाई कितनी है। जहां पे भी ये दोनों इक्वल हो जाएगा, डिमांड और सप्लाई, ठीक है, मान लेते हैं हम यहाँ पे 5000 है, यहाँ पे 10,000। इसका मतलब क्या हो गया, मार्केट में जो फर्म्स हैं, जो टीवी बनाने वाली फर्म्स है, वो टीवी को कितने में बेचेगी, 10,000 रुपीज में। और 10,000 रुपीज जो ये प्राइस डिटरमिन हुई वो कैसे हुई है, वो फर्म ने नहीं की है, किसने की है, पूरे मार्केट में टीवी की डिमांड कितनी है और टीवी की सप्लाई कितनी है, इस बेसिस पर वो प्राइस जो है वो डिटरमिन होती है। इसलिए क्या कहा जाता है कि फर्म जो है वो एक तरह से क्या होती है, प्राइस देकर होती हैं। और इस प्राइस पर फर्म जितनी क्वांटिटी चाहे वो सेल कर सकती है। ठीक है, इसलिए हम क्या कहते हैं, फर्म जो है वो क्वांटिटी एडजस्टर भी होती हैं। तो फर्म के पास में प्राइस गिवन है ओ से लेकर पी तक है। या जो अभी हमने एग्जांपल लिया था कि जो टीवी की प्राइस है वो कितनी है, 10,000 रुपीज है। तो 10,000 रुपीज पर कोई हम एक फर्म ले लेते हैं, ए फर्म है, वो जितनी क्वांटिटी चाहे वो सेल कर रहे हैं। वो चाहे कि उसका प्रोडक्ट इतना बिके, 10 यूनिट बेचना चाहे तो 10 बेच सकती है। अगर वो चाहे कि नहीं हमको तो 5 ही बेचने हैं तो वो 5 को सेल कर सकती है। वो चाहे नहीं हमको ज़्यादा टीवी सेल करनी है 20, तो जितनी क्वांटिटी वो चाहे वो सेल कर सकती है। मतलब क्वांटिटी को वो अपनी इच्छा अनुसार एडजस्ट कर सकती है। लेकिन प्राइस का जो डिटर्मिनेशन है वो कहाँ पे होगा, पूरे मार्केट में उसकी डिमांड कितनी है और सप्लाई कितनी है उसके बेसिस पर होगा। फिर नेक्स्ट हमारा है कट थ्रोट कंपटीशन। अब देखिए परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में क्या होता है, बहुत सारी फर्में होती हैं, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स होती हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं। और ऐसी कंडीशन में सारी फर्में जो हैं वो एक तरह से क्या है कि चाहेगी उनका जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में ज़्यादा बिके। और सभी फर्में मार्केट में अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा सेल करने के लिए क्या करती हैं, आपस में बहुत कंपटीशन करता है, उनके बीच में बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है। और ज़्यादा कंपटीशन को इकोनॉमिक्स एक तरह से क्या कहते हैं, कट थ्रोट कंपटीशन कहते हैं। ठीक है, गला काट प्रतिस्पर्धा। गला काट का मतलब एक तरह से यहाँ पे क्या हो गया, गला काटना नहीं, ठीक है, गला काट का मतलब क्या हो गया, उनमें जो कंपटीशन हो रहा है वो बहुत ज्यादा मात्रा में हो रहा है। एक तरह से सभी फर्में अपने प्रोडक्ट को ज्यादा सेल करना चाहती हैं और सभी का प्रोडक्ट क्या है, एक जैसा है, होमोजीनियस है। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, कट थ्रोट कंपटीशन कहते हैं। अच्छा, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है, उसके बारे में एक फीचर एक और इसका कि जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है वो एक तरह से क्या है, इज एन इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, रियल लाइफ में अगर हम देखें तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट हमको देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, ये एक तरह से क्या है, इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इमेजिनरी कॉन्सेप्ट का मतलब जो इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने एक इस प्रकार के मार्केट की एक तरह से उन्होंने कल्पना की है। ठीक है, इमेजिनरी मार्केट बनाया है और बनाने का उनका जो उद्देश्य वो एक तरह से क्या है, इस
मार्केट की अगर हमें कल्पना करके बहुत सारे जो इकोनॉमिक्स की जो थ्योरीज हैं, इकोनॉमिक्स के जो लॉ हैं, वो एक तरह से क्या होते हैं, रियल लाइफ में एक तरह से क्या होते हैं, प्रूव होते हैं। ठीक है, इसलिए इस मार्केट की एक तरह से हाइपोथेटिकल हम मार्केट कह सकते हैं एक तरह से। ठीक है, इमेजिनरी मार्केट है, इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। अब देखिए ये तो आपकी इसके फीचर्स हो गए हैं। ठीक है, अब देखिए इसका शुरू का जो पार्ट था उनको हम देख लेते हैं। या अगर आप इसकी डेफिनेशन देखना चाहो तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के लिए क्या क्या जरूरी है, अभी हमने इसके फीचर्स पढ़ लिए। एक फीचर्स आप और याद रख सकते हो, ठीक है, जो हमने लास्ट में पढ़ा था कि फर्म का जो डिमांड कर्व वो कैसा होता है, परफेक्टली इलास्टिक होता है, इक्वल टू इन्फिनिटी होता है। अब देखिए इन सारे फीचर्स को लेके हम क्या कर सकते हैं, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट को डिफाइन कर सकते हैं। इसकी कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है। तो देखिए परफेक्ट कंपटीशन मार्केट क्या होता है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट इज एन मार्केट द नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स ऑफ ए होमोजेनियस गुड्स इज वेरी लार्ज। ठीक है, जिसमें किसी होमोजीनियस गुड्स के जो सेलर हैं और बायर से वो क्या होते हैं, लार्ज नंबर में होते हैं, और उन सभी को क्या होता है, मार्केट के बारे में परफेक्ट नॉलेज होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए डेफिनेशन क्या है, मीनिंग ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स सो दैट नन ऑफ देम इंडिविजुअली इज एन पोजीशन टू इन्फ्लुएंस द प्राइस। ठीक है, मतलब परफेक्ट कंपटीशन मार्केट क्या होता है, ऐसा मार्केट जिसमें किसी प्रोडक्ट के सेलर और बायर्स क्या होते हैं, लार्ज नंबर में होते हैं, और कोई इंडिविजुअल फर्म मार्केट प्राइस को अफेक्ट नहीं कर सकती है। ठीक है, मतलब उसको प्रभावित नहीं कर सकती हैं। और साथ ही साथ जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है उसमें प्राइस का जो डिटर्मिनेशन है वो किस बेसिस पर होता है, डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर। ठीक है, जो मैंने आपको डायग्राम बताया था अभी, डिमांड वाला डायग्राम और ये आपका सप्लाई वाला डायग्राम, जहाँ पे डिमांड और सप्लाई इक्वल होती हैं वहाँ पे क्या होता है, प्राइस डिटर्मिन होती हैं। इसके लिए आप चाहो तो ये टेबल भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने कुछ प्राइस ले ली है किसी कमोडिटी की, प्राइस क्या हमारे पास में एक्स कमोडिटी है, उसकी प्राइस हमने ले ली है 10 रुपीज़, 20, 30, 40, 50। फिर हमने थर्ड लेसन में पढ़ा था कि प्राइस बढ़ने पर डिमांड क्या होती है, कम होती है। तो डिमांड की हमने कुछ इमेजिनरी नंबर ले लिए हैं, 100, 80, 60, 40, 20। प्राइस बढ़ रही है, ये प्राइस बढ़ती हुई है, तो डिमांड को हमने क्या लिया, कम होते हुए लिया। और जब प्राइस बढ़ती है तो सप्लाई क्या होती है, साथ साथ में बढ़ती है। तो सप्लाई के लिए हमने नंबर क्या ले लिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, 20, 40, 60, 80 और 100। अब देखिए प्राइस जो है वो कहाँ पे डिटरमिन होगी, जहाँ पे डिमांड और सप्लाई क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें, जब उस प्रोडक्ट की प्राइस कितनी है, 30 रुपीज़ है, उस समय उस प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है, 60 यूनिट है, और सप्लाई भी कितनी है, 60 यूनिट है। तो ये जो आपका पॉइंट है वो क्या होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। और इन नंबर्स को अगर हम डायग्राम से अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो आपका जो डिमांड कर्व का शेप बनेगा वो डाउनवर्ड स्लोप बनेगा इस तरीके से, और सप्लाई कर्व का जो स्लोप बनेगा वो अपवर्ड बनेगा। और इस तरीके से ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा। यहाँ पे कितना होगा, 30 रुपीज़ आएगा, और यहाँ पे आपकी आएगी 60 यूनिट्स आएगी। ठीक है, अगर आप इस टेबल के हिसाब से डायग्राम बनाओगे, ये आपका डिमांड कर्व होगा, ये आपका सप्लाई कर्व होगा। फिर देखिए ये जो डायग्राम है वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है अभी। अब देखिए इसमें फर्म का जो डिमांड कर्व है, ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में डिमांड कर्व कैसा होता है, परफेक्टली इलास्टिक होता है, वाई एक्सिस के पैरेलल होता है, जिसमें ए आर और एम आर दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में फर्म की जो एवरेज रेवेन्यू है और जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, इसको समझने के लिए हम एक टेबल बनाते हैं। देखो टोटल रेवेन्यू का मतलब क्या हो गया, एक फर्म जितना भी प्रोडक्शन कर रही है, जितनी भी यूनिट सेल करती है, उन सभी को सेल करने से जो मिलेगा वो क्या है, टोटल रेवेन्यू। जैसे एक फर्म क्या करती है, 100 यूनिट टेलीविजन बनाती है और उसकी प्राइस कितनी है, अगर 100 रुपीज़ है, तो टोटल रेवेन्यू कितनी होगी, 100 इंटू 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10,000। ठीक है, तो टोटल रेवेन्यू का मतलब क्या हो गया, किसी प्रोडक्ट की जितनी भी क्वांटिटी फर्म सेल कर रही है वो क्या है, टोटल रेवेन्यू है। एवरेज रेवेन्यू का मतलब क्या हो गया, पर यूनिट। ठीक है, एक यूनिट को सेल करने से कितना मिल रहा है। अगर एक टीवी की प्राइस
अगर 100 रुपीज़ है तो आपका एवरेज रेवेन्यू कितना है, 100 रुपीज़ है। ठीक है, AR का मतलब क्या हो गया, एक यूनिट को सेल करने से कितना रेवेन्यू मिलता है। और मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब क्या हो गया, एक यूनिट को अगर एक एडिशनल यूनिट को सेल किया जाता है तो टोटल जो रेवेन्यू है उसमें कितना चेंज आता है। अब देखिए, इसको समझने के लिए आप एक टेबल बनाइए। एक तरफ हमने वस्तु की क्वांटिटी, जो गुड है उसकी क्वांटिटी ले ली है 1 2 3 4 5। दूसरे कॉलम में हमने क्या ले लिया, प्राइस। ठीक है, दूसरा जो कॉलम है उसमें आप क्या ले लोगे, प्राइस। यहाँ प्राइस किसके इक्वल होगी, एवरेज रेवेन्यू के इक्वल होगी। और परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में आपको ध्यान रखना है कि एक फर्म अपना प्रोडक्ट कितनी भी क्वांटिटी बेचे, लेकिन प्राइस क्या होगी, उसकी कांस्टेंट होगी। प्राइस में कोई चेंजेस नहीं होगा, मतलब पर यूनिट प्राइस जो है वो क्या होगी, कांस्टेंट। चाहे फर्म अगर एक टीवी बेचे, 2 टीवी बेचे, 3 टीवी बेचे, आप कुछ भी दूसरा एग्जांपल ले सकते हो। जो भी, जैसे एक पेन है वो कितने रुपए का है, 5 रुपए का है, तो फर्म एक पेन बेचेगी तब भी रेट क्या होगी, 5 रुपए रहेगी। और 5 पेन अगर फर्म बेचती है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में, तब भी पेन की जो रेट है वो कितनी होगी, 5 रुपीज पर यूनिट होगी। मतलब ज्यादा क्वांटिटी अगर सेल की जाती है, ऐसा नहीं कि उसकी प्राइस जो होगी वो कम होगी। कितनी भी क्वांटिटी सेल कर रहे फर्म, प्राइस क्या होगी, कांस्टेंट। तो यहाँ पे हमने प्राइस एज्यूम कर लिया कि जो पेन है उसकी प्राइस कितनी है, 5 रुपीज है। अब देखिए टोटल रेवेन्यू क्या होगी, तो टोटल रेवेन्यू आप कैसे निकालोगे, प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे। ये आपकी प्राइस है, ये आपकी क्वांटिटी है। प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, टोटल रेवेन्यू आ जाएगी। तो कितना आ जाएगा, देखो 1 इंटू 5 किया 5, फिर 2 इंटू 5 किया 10, 3 इंटू 5 किया 15, 4 इंटू 5 किया 20, और 5 इंटू 5 किया कितना आ गया, 25। तो ये परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में जो टोटल रेवेन्यू वो क्या होगी, हमेशा इंक्रीज होगी। जैसे जैसे फर्म ज़्यादा क्वांटिटी सेल करेगी, टोटल रेवेन्यू क्या होगी, इंक्रीज। इसी तरीके से मार्जिनल रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या मतलब क्या हो गया, फर्म एक एडिशनल यूनिट को अगर सेल करती है तो टोटल जो रेवेन्यू है उसमें कितना चेंज आ जाता है। तो देखिए टोटल रेवेन्यू में कितना चेंज आ रहा है, 5 to 10 कितना चेंज हुआ, 5 का। 10 to 15 चेंज कितना हुआ, 5 का। 15 to 20 चेंज कितना हुआ, 5 का। फिर 20 से 25 चेंज कितना हुआ, 5 का। ठीक है, चेंज आपने कैसे निकाला, 25 में से 20 को माइनस कर दिया तो ये 5 आ गया। 20 में से आपने 15 को माइनस कर दिया तो आपके पास में ये 5 आ गया। 15 में से 10 को माइनस किया, ये 5 आ गया। 10 में से 5 को माइनस किया, ये 5 आ गया आपके पास में। और ये सबसे पहले जो 5 है ये आपका 5 ऐसा कैसा है। तो टोटल रेवेन्यू में जो चेंज हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू। अब देखिए परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में AR सब जगह कितना आया, देखो 5 आया, और MR भी कितना है, सब जगह 5 आया। इसका मतलब क्या हो गया, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में AR इज इक्वल टू MR। एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। और इसका शेप इस तरीके से इसका डायग्राम बनेगा, कर्व बनेगा, AR इक्वल टू MR। और जो प्राइस होती हैं वही क्या होती हैं, AR होती है। ये भी आपको याद रखना है कि उस प्रोडक्ट की जो प्राइस है वही क्या होती है, AR। एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू प्राइस होता है। एवरेज रेवेन्यू या प्राइस दोनों सेम है। और परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये जो हमारा चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है।